नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद की सुरक्षा में फिर लगी सेंध की, महाराष्ट्र में मंत्रालय को लेकर फंसे पेच की। देखेंगे केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए क्या आरोप, सरकार को किसानों ने क्यों दी सख्त चेतावनी, जानेंगे क्यों अयोध्या के फैसले पर पूर्व जज ने उठाए सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बांग्लादेश की यूनियन सरकार के बड़े फैसले को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेमंत सोरेन कैबिनेट में पोर्टफोलियो का हुआ बंटवारा, कांग्रेस को मिला वित्त और राजस्व, सीएम सोरेन के पास गृह और कार्मिक मंत्रालय। किसानों के समर्थन में आए नेता विपक्ष राहुल गांधी, कहा सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए, जब अन्नदाता खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का महिलाओं से बड़ा वादा, कहा हम सत्ता में आएंगे तो दिव्यांग विधवा वृद्ध को देंगे 1500 रुपए पेंशन। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 56 अंकों की गिरावट के साथ 81,709 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 30 अंकों की गिरावट के साथ 24,677 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में एक बार फिर चूक देखने को मिली, जिसके चलते हंगामा मच गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली है। कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राज्यसभा में 500 रुपए की गड्डी यानी 50,000 रुपए मिलने की खबर ने हंगामा मचा दिया है। सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि 5 दिसंबर को संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। धनखड़ ने बताया कि ये नोट सीट नंबर 222 से मिले हैं, जो कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट है। मामले में जांच हो रही है। धनखड़ के बयान पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं होती, तब तक किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। वहीं इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी आ गया। सिंघवी ने कहा, मैं जब राज्यसभा जाता हूं तो 500 का सिर्फ एक नोट लेकर जाता हूं। मैंने ऐसा पहली बार सुना है। मैं सदन में 12:57 पर पहुंचा था। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। मैं 1:30 बजे तक कैंटीन में बैठा था। इसके बाद मैं संसद से चला गया। सिंघवी ने ये भी कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। एक तरफ संसद में नोटों की गड्डियां मिली, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अदानी मामले में मोदी सरकार को जमकर घेर लिया। संसद के बाहर इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अमेरिका में अदानी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर चर्चा की मांग एक बार फिर दोहरा दी, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिली। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार अदानी को बचाने के लिए संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। जब भी अदानी का नाम आता है, भारत सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। उन्हें ध्यान भटकाने दीजिए, हम अपना विरोध जारी रखेंगे। नोटों की गड्डी कहां से आई, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में किस दल के हिस्से कौन सा मंत्रालय आएगा, ये नतीजों के 13 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है। शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हैं, तो अजीत वित्त मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहते हैं, और बीजेपी तो कुछ और ही प्लान कर रही है, जिसके चलते सरकार ही फंस गई है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सरकार बन गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अभी तक तो ये साफ माना ही जा रहा था कि गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अजीत पवार के मंत्रालय पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी अजीत पवार से वित्त मंत्रालय लेने की तैयारी में है, जिसके बाद अजीत के भी नाराज होने की खबरें आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 16 दिसंबर से पहले कर लेंगे, और उससे पहले मंत्रालय के बंटवारे का पेच सुलझाना है। महायुति के नेताओं ने दावा किया है कि मुंबई में बात बनती नहीं दिख रही है, इसीलिए 9 दिसंबर के बाद सीएम और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली जाएंगे और वहीं मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रालय के बंटवारे पर बात होगी। वैसे ये साफ हो गया है कि अजीत पवार की एनसीपी से जितने मंत्री बनाए जाएंगे, उससे 2 या 3 मंत्री पद शिंदे की शिवसेना को ज्यादा दिए जाएंगे। एनसीपी को 9 से 10 और शिवसेना को 11 से 13 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, लेकिन असली पेच फंसा है मंत्रालयों को लेकर। एकनाथ शिंदे अभी भी गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो वो दूसरा मंत्रालय भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अजीत पवार भी वित्त मंत्रालय को लेकर अड़ गए हैं। इस बीच अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के लिए कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है।
राज्यपाल ने उन्हें शपथ भी दिला दी है। अब प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे और विधानसभा स्पीकर का चुनाव कराएंगे। विधानसभा स्पीकर के चुनाव के बाद ही महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन शुरुआत ही मुश्किल भरी दिख रही है। वैसे बीजेपी को महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों के साथ रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली और इस जीत पर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने बड़े सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जो धांधली महाराष्ट्र में हुई वो दिल्ली में शुरू हो गई है, लेकिन हम बीजेपी को एक्सपोज कर देंगे। तो किस धांधली का केजरीवाल ने किया है खुलासा, देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दिल्ली के मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था कि मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा करने वाला हूँ, मैं उनकी पोल खोल कर रख दूंगा। और आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग में आवेदन दायर कर शाहदरा, जनकपुरी, लक्ष्मीनगर और दूसरे क्षेत्रों में हजारों मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की है। शाहदरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। 1,86,000 मोटे मोटे वोट हैं टोटल। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है, यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। दिल्ली में चुनाव की तैयारियों के बीच केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया है। अब ऐसे में बीजेपी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है, जिसको लेकर चर्चा तेज है। क्या वोटिंग लिस्ट में बड़ी धांधली का काम चल रहा है? केजरीवाल ने मोदी सरकार के साथ चुनाव आयोग को भी घेर लिया है, तो वहीं किसानों ने भी मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर बीते 11 महीने से डटे किसानों ने आज दिल्ली में कूच करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखने को मिली। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश की। 101 किसानों का पहला जत्था शंभू बॉर्डर पर जमा हुआ। उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद किसानों ने बैरिकेड और कटीले तार उखाड़ दिए। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और एक किसान को डिटेन कर लिया। पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ने से 7 लोग घायल हो गए। वहीं किसान आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए गीली बोरी लेकर आए, ताकि गोले के गिरते ही उस पर गीली बोरी फेंककर धुएं से बच सके। इस बीच किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते थे, हमें जंतर मंतर या रामलीला मैदान में जगह दे देते, हम वहां अपनी बात रख पाते। हमारे साथ क्या किया जा रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। पंधेर ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, हमें उम्मीद है कि सरकार बातचीत का रास्ता खोलेगी। पंधेर ने आगे कहा कि सरकार या तो हमें दिल्ली जाने दे या फिर बातचीत करे। उन्होंने कहा कि हमारा किसी राज्य की सरकार से कोई मुद्दा नहीं है। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है। अगर 2 दिन में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 8 दिसंबर को फिर से दिल्ली कूच करेंगे। बता दें कि किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके साथ ही कई चीजों पर रोक भी लगाई गई है। एमएसपी को लेकर किसान आर पार की लड़ाई की तैयारी में है, तो सरकार भी टकराव की तरफ बढ़ती दिख रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर जरूर विवाद दिख रहा है। फैसला भी 5 साल पहले आया था और सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने उठाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस नरीमन ने 2019 में अयोध्या मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान दिया है। पूर्व जस्टिस ने इस मामले के ट्रायल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे न्याय का बड़ा मजाक करार दिया और कहा कि इन फैसलों में सेक्युलरिज्म को उचित स्थान नहीं दिया गया। जस्टिस नरीमन ने यह बात सेक्युलरिज्म और भारतीय संविधान विषय पर आयोजित एक व्याख्यान समारोह में कही। उन्होंने आगे कहा कि संयोग से यह केस मेरे सामने सन 2017 में आया। मैं जस्टिस पिनाकी चंद्र बोस के साथ बैठा था और मैंने इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर कैसे 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। पूर्व जस्टिस नरीमन ने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही यह बात मानी थी कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू धर्म स्थल नहीं था। इसी को लेकर जस्टिस नरीमन ने आगे कहा कि सबसे पहले सरकार ने लिब्रान आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 सालों तक सोया रहा और फिर 2009 में उसने एक रिपोर्ट पेश की। दूसरा, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति का संदर्भ दिया ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि विवादित स्थान के नीचे कोई धार्मिक स्थल है या नहीं।
दरअसल 9 नवंबर 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया था कि अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को सौंप देनी चाहिए। अब 6 दिसंबर 2024 को मस्जिद गिराए जाने के 32 साल पूरे होने पर पूर्व जस्टिस नरीमन के इस बयान ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खामियां थी। जस्टिस नरीमन ने फैसलों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं और ये भी कहा है कि देश के सामाजिक ताने बाने को बचाना है तो वर्शिप एक्ट का पालन कोर्ट की सख्ती से करना चाहिए। जस्टिस नरीमन का ये बयान बाबरी गिराने के मामले भी महत्वपूर्ण है, जिसे आज से ठीक 32 साल पहले गिराया गया था और इसकी बरसी पर पूरा यूपी हाई अलर्ट पर रहा, खासतौर पर संभल। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज 6 दिसंबर है, जो कि भारतीय इतिहास में वो तारीख है जब 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, जिसके चलते हर साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट नजर आई। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, आगरा, संभल, कानपुर और लखनऊ समेत राज्य के 26 जिलों में पुलिस टीम को अलर्ट पर रखा गया है। आज जुम्मे का दिन भी है और बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी भी। यही वजह है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। खासकर संभल में पुलिस अलर्ट नजर आई, क्योंकि आज 6 दिसंबर के साथ ही शुक्रवार भी था, यानी कि जुम्मे की नमाज भी थी। यहाँ आरएएफ की एक कंपनी, पीएसी की 9 कंपनियां और अतिरिक्त आरआरएफ कर्मियों को तैनात किया गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दिन शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे। पुलिस हर कोने पर तैनात दिखी। तो दूसरी तरफ मथुरा की शहीदगंज मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 1500 लोग पहुंच गए। हर शख्स का आधार कार्ड चेक करने के बाद मस्जिद में एंट्री दी गई। इसी के साथ बरेली में ड्रोन कैमरे में आला हजरत मस्जिद के आसपास सख्त निगरानी की गई। अमेठी में फ्लैग मार्च के दौरान दरोगा को हार्ट अटैक आ गया। पुलिसकर्मी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बता दें कि बाबरी विध्वंस की आज 32वीं बरसी है। 6 दिसंबर 1992 को आज ही के दिन कार सेवकों ने विवादित ढांचा ढहा दिया था। और बुलेटिन के आखिर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सत्ता गई है और कार्यवाहक सरकार सत्ता में आई है, तभी से वहां भारत विरोधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब पहुंचता दिख रहा है। इस बीच अब बांग्लादेश की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तो क्या है ये फैसला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। शेख हसीना की सत्ता के तख्ता पलट के बाद से अशांति का माहौल है। ऐसे में बांग्लादेश का रुख बदला बदला दिख रहा है। इस बीच बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूनिस सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नोटों से हटाने का आदेश दिया है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता हैं। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के सूत्रों के अनुसार शेख मुजीब की तस्वीर नोटों से हटाने का फैसला सितंबर में ले लिया गया था और इस पर काम अब शुरू हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की बैंक में नए नोट छापे जा रहे हैं। 20, 100, 500 और 1000 टका के नोटों की छपाई अंतरिम सरकार के निर्देशों पर की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार नए नोटों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं होगी। नए नोटों में धार्मिक संरचनाएं, बंगाली परंपराएं और इसी साल जुलाई महीने में हुए छात्र आंदोलन की झलक को शामिल किया जाएगा। नए नोट 6 महीने के अंदर जारी हो जाएंगे। बता दें कि छात्र आंदोलन ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसे में इस बदलाव को शेख मुजीब की विरासत को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।